Assalamu alaikum class. Today we're gonna discuss our next topic, second part of the chapter number 4 of business mathematics. We already have discussed about the business functions. We already have discussed about the logarithmic functions and exponent functions. We also learned about how to draw their graphs. But in today's lectures, we will discuss about the logarithmic properties, change of base, and at the end we will discuss the solution of exponent equations and the application of exponent and logarithmic functions, जिसमें ग्रोथ और डिके मॉडल आ जाता है, इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, ओके. हम जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लोगारिथम्स. देयर आर 5 प्रॉपर्टीज़. इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके. आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डैट इज़ लॉग बी. लॉग उसकी बेस पी है और बी इज इक्वल टू एन और इक्वल टू एन, बी रेज टू एन और इक्वल टू एन. यहाँ पे जो एन है डैट इज़ रियल नंबर. अच्छा, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है लॉग 4 और जो है जो लॉग की बेस है वो 4 है. ठीक है, 4 रेज टू 3. अच्छा, जब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डैट इज़ 4 रेज टू 3 इक्वल टू 4 रेज टू 3. ये इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है. ओके, जो सेकंड प्रॉपर्टी है डैट इज़ जो ए है उसकी रेज टू लॉग ए एक्स इक्वल टू एक्स. ठीक है, अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो इसको हम अगर इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 2 लॉग 2 और जो है वो 4. ठीक है, लॉग 2 रेज टू और ये जो है 4 और वो हम कहते हैं डैट इज़ इक्वल टू 4. ठीक है. अच्छा, इसकी जो लोगार्थमिक फॉर्म अगर हम देखें कि अगर हम इसको चेक करें, जो इसकी लोगार्थमिक फॉर्म है वो किस तरह से होगी, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसकी लोगार्थमिक फॉर्म इस तरह से होगी. दैट विल बी log 2 और ये होगा log 2 और 4 इक्वल टू log 2 एंड 4. ठीक है, डैट इज़ दी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दी लोगार्थमिक. ओके, थर्ड पे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन जैसे लॉग ए और जो है एन और एम है, ये आपके बेस नंबर्स हैं. अगर इस तरह से ये जो डॉट है इट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 रियल नंबर्स हैं एन और एम, डैट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम उसकी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, लॉग ए बेसिस आर सेम, हम क्या करते हैं उन दोनों रियल नंबर्स को क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं. अच्छा, हाउ इसको जो है इसको करने के लिए हम एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं. जब हम क्वेश्चन करेंगे होप्स हो कि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के बारे में. ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है ठीक है, आपके पास लॉग में ये जो लॉग थर्ड प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे थे, थर्ड प्रॉपर्टीज़ में आपके पास क्वेश्चन है log 2 64. ठीक है, हम कहते हैं log 2 64 इट विल बी log 2 14 यानी मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब क्या है मैंने कहा तो बताया था कि ये मल्टीप्लाई है 14 मल्टीप्लाई 16. जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इट विल बी log 2 बेस है और इसकी ये होगा 4 प्लस log 2 और ये होगा 16. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको जब हम फर्दर करते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा. फिर इसका log 2 बेस 2 के साथ आप इसका log लेते हैं तो इसका log 2 आएगा, इसका 4 आ जाएगा, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा. देखिए, ये जब आप इसको चेक करते हैं तो सिंपली अगर जब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखते हैं 2 रेज टू 6 इक्वल टू 64. ठीक है, ये हमारी जो है वो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है. आपको होप सो ये क्लियर हो जाएगी. ओके, देन आपकी लॉग इसकी प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए एम और इसकी पार्ट जो है वो एन है, हम कहते हैं एन लॉग और इसके बाद जो ये है वो एम हो जाता है. ठीक है. अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है जैसे लॉग
जो है आपके पास log 3 है, log 3 9 और इसकी पावर जो है 2। जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 log, इसकी बेस 3 है और यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी log 3 बेस 3 के साथ इसका 9 लेंगे, 2 तो ऑलरेडी हमारे पास ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और योर आंसर विल बी 4। ठीक है, डैट इज़ दी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द लोगारिथम। ओके, देन आपकी है log 5, आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है log m ओवर n। log m ओवर n की जो प्रॉपर्टी आपके पास है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो क्वेश्चन गिवन है जैसे log 3 है और आपको क्वेश्चन जो गिवन है डैट इज़ 9/27। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करते हैं हमने कहा कि log m ओवर माइनस log जो बेसिस वुड बी सेम और वो जो है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे, log हमें बेस उसने कितनी दी है, 3 दी है, log 3 9 और ये उस पर था, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, log बेस 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, जब आप इसका log लेते हैं आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास यू विल गेट -1। अच्छा, अब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं, जब आप इसको चेक करेंगे लाइक log 3 है, बेस 3 है, 1/3। ये 1/3 कब होगा और ये जो हमारा -1 आंसर आया वो कैसे आया, बिकॉज आपके पास जब आंसर -1 आता है तो ये क्या होता है, 1/3 होता है, क्योंकि हमें जो है वो उसका आंसर जो है ये हमारे पास होता है 3 - 1 होता है। ठीक है, और हमें पता है कि हमें जो x की पावर होती है माइनस में नहीं चाहिए होती, नेगेटिव में नहीं चाहिए होती, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं 1/3 के साथ। ठीक है, अच्छा, एक जो है इसका हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी जिसमें हमने ये देखें रियल नंबर्स था, उसके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। तो ये फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखी, सेकंड प्रॉपर्टी में जो उसको जब हम उसको लोगारिथमिक फंक्शंस में हमने लिखा, इस तरह से था हमारे पास log 2 4 और log 2 4 हमारे पास इस तरह से आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी में जो था हमारे पास क्वेश्चंस के हमारे पास जो 2 रियल नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम इसको उसका log लेते हैं, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा log बेस 2 और जो इक्वल था 64 के, और हमने जो देखा कि इट विल बी log 2 4/16 जो होता है 64 होता है, हमने उसको प्लस में कन्वर्ट किया। प्लस में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका आंसर निकाला। जब हमने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये प्रूव हो गया दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, प्रॉपर्टी 4 में जब हम log बेस 3 था और 9/2 था, हमें पता था पावर जो हमेशा होती है log के लेफ़्ट साइड पे आ जाती है। हमने log बेस 3 का 9 के जो हमने लोगारिथम लिया इट वाज 9, 2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4। ओके, देन हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में जो है क्वेश्चन था हमारे पास log जो उसकी बेस है और ये 2 रियल नंबर्स हैं जो कि डिवीजन फॉर्म में हैं। जो डिवीजन फॉर्म में रियल नंबर्स होते हैं हम उसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था log बेस 3 है 9/27, हमने इसको माइनस में कन्वर्ट किया। log बेस 3 9 माइनस log 3 27 और 2 - 3 हमारे पास -1 आ गया। -1 जब हमारे पास आंसर था हमारे पास 3 - 1 आ रहा था तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 1/3 में। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उसकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल केस भी होता है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारे पास एक लोगारिथमिक प्रॉपर्टी का स्पेशल केस भी होता है। ठीक है, ये हमारी एक एक्स्ट्रा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है आपके पास एक प्रॉपर्टी है इस तरह से log a1 = 0। ठीक है, अच्छा, ये आपकी प्रॉपर्टी किस तरह से होगी, जैसे log बेस 3 1 = 0। अगर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 raised to 0 = 1। हमें पता है अगर 3 की पावर
इफ़ एनी रियल नंबर विल रेज टू 0 इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी स्पेशल उसकी वो होती है। ओके, सेकंड टॉपिक जो है हमारी ये स्पेशल केस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ का। बेसिकली ये रिलेट कर रहा होता है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। अभी हम इसको इतनी डिटेल में जो है नहीं जाते, इसमें आपको मैंने बता दें कि इसका ये स्पेशल केस है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ का। ओके, देन आपके पास जो क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला के हवाले से क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ बेस किस तरह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ y जो है लॉग बेस a, ठीक है, और ये b है इक्वल टू लॉग a और x। हमने जब अगर आपके पास बेसिस आर चेंज, अगर आपके पास बेसिस चेंज आ रही हैं, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। यू विल चेंज क्वेश्चन कि आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉग a x ले लेंगे और लॉग a और उसके बाद हम ले लेंगे b। ठीक है, अच्छा, अब ये किस तरह से इस फार्मूले से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इवेल्यूएट लॉग बेस 7 15 बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अब आप चेंज ऑफ बेस फार्मूला में इसको सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सिंपली हमने क्या करना है, हम लॉग 15 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जैसे आपका लॉग 7 15 का है, जब आपको चेंज ऑफ बेस में, तो हम इसको नेचुरल लॉगरिथम में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम हम लेंगे 15 का, नेचुरल लॉगरिथम हम लेंगे 7 का। ठीक है, जब हम इसको नेचुरल लॉगरिथम हम 15 का लेंगे। अच्छा, ये कैलकुलेटर में आपके पास वो होती है, अगर आपको कैलकुलेटर में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं उसकी भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको ये जो है उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। अदरवाइज़ सिंपलेस्ट होता है शिफ्ट, आप वहाँ पे ई होता है उसको शिफ्ट करके आप वो करेंगे तो सिंपल आपके पास लिखा होता है, जिसकी एलन जो आपका ये जो नेचुरल लॉग होता है इट इज़ बेस टू 2। ठीक है, बाकी जो आपका रेगुलर जो आप लॉगरिथम यूज़ करते हो वो रेस उसकी जो बेस 10 होती है, जो आपका नेचुरल लॉगरिथम होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसकी बेस जो होती है वो जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो लॉग 7 का जो हम नेचुरल लॉग लेंगे इट विल बी 194591। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.39166। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा चेंज ऑफ बेस फार्मूला के हवाले से। ओके, आपने फिर हमारा जो चेंज ऑफ बेस फार्मूला के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से होंगे, जस्ट आपने उसका नेचुरल लॉग ले लेना है तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसपे हमने इस तरह के जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं उसकी बिजनेस एप्लीकेशंस के हवाले से क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमने इसका सॉल्व करना है। अच्छा, अब जो आपके जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जैसे हमने कहा था कि हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट इक्वेशंस और इसकी एप्लीकेशंस देखनी थी लॉगरिथमिक फंक्शंस की, और देखनी थी हमने एक्सपोनेंट फंक्शंस की। वो ग्रोथ और डिके के हवाले से था और इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से था। ठीक है, अच्छा, अब जितने भी आपके इक्वेशंस में आपके क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें आप क्या करते हैं, जो आपके एक्सपोनेंट इक्वेशंस होती हैं, हम वेरिएबल्स जिसमें अपेयर्स होते हैं आपके एक्सपोनेंट फॉर्म में, हम इसको एक्सपोनेंट इक्वेशंस जो होती हैं उसको कहते हैं। ठीक है, अब जो आपके एक्सपोनेंट इक्वेशंस होती है, जब हम इसको लॉगरिथमिक में फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं या लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसकी बिजनेस एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, अब आपका जो हमने यहाँ पे ग्रोथ और डिके वाला जो ऑप्शन है, जिसमें आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में ई आ रहा होगा। अब ई वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है कि ई मीन्स होता है कंटिन्यूस ग्रोथ। ठीक है, जब आप उसके एनुटी के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं अकाउंटिंग में,
तो ई मीन्स कंटिन्यूस ग्रोथ। आपकी एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उस प्रिंसिपल अमाउंट में आपकी जो आपका इंटरेस्ट होता है ऐड हो रहा होता है, फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है, फिर उसके ऊपर आप फिर दोबारा से हर जो है मंथ का, क्वार्टर के हिसाब से या ईयर्स के हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अभी हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डैट इज़ ऑल अबाउट सेल्स डीके। ये आपके बुक में पेज नंबर 392 पे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। अच्छा, अब इसकी देखेंगे कि इसकी जो बिज़नेस एप्लीकेशंस होती हैं वो किस तरह से होती है। जैसे द सेल्स डीके फॉर अ प्रोडक्ट इज़ गिवन एस बराबर है एस इक्वल टू 50,000 माइनस 0.8x। ई जो है वो रेज टू माइनस 0.8x, वेयर एस इज़ द मंथली सेल्स एंड एक्स इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ मंथ है डेट हैव पास्ड सिंस एंड ऑफ द प्रमोशनल कैंपेन्स। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो सेल्स थी वो ये इस तरह से थी कि लेकिन जब उन्होंने कैंपेन जो थी वो उसको रोका तो सेल्स जो थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। अच्छा, अब जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, व्हाट विल बी द सेल्स 4 मंथ आफ्टर एंड ऑफ द कैंपेन्स। और जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अभी हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं कि क्या है। अच्छा, जो फार्मूला हमें गिवन है डैट इज़ एस इक्वल टू 50,000 और फिर है ई रेज टू माइनस 0.8x। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो आपको पता है कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने हमें नंबर ऑफ़ मंथ उसने कहा है ना कि जो एक्स है डैट इज़ नंबर ऑफ़ मंथ्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने हमें बता दिया है कि जो एक्स है आपका 4 मंथ्स का है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे 50,000, ठीक है, ए रेज टू 0. सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ये है आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कैलकुलेटर्स में शिफ्ट का बटन दबा के जहाँ पे ई लिखा होता है उसको प्रेस करेंगे तो आपका ई आ जाएगा। देन ब्रैकेट जो होगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। फिर आप उसका आंसर का बटन दबाएँगे तो आपके पास जो आंसर आएगा योर आंसर विल बी 0.0407। ठीक है, अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास जो है फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2038 माइनस 1। यानी वो कहते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट की थी व्हाट विल बी द सेल्स 4 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ कैंपेन। जो हमने एक तो सेल्स प्रमोशन स्टार्ट की हुई थी उसको एंड करने के बाद जब हमने वो सेल्स प्रमोशंस बंद कर दी, जो हमने कैंपेन चलाई हुई थी सेल्स इंक्रीज़ करने के हवाले से, उसके 4 मंथ बाद जो कि हमारी मौजूदा सेल जो है 50,000 है, 4 मंथ बाद वो कितनी डिक्लाइन हो जाएगी, डैट विल बी रिमेन 2030, यानी वो 20,038 जो है वो रह जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हमने फर्स्ट जो थी वो रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व कर ली। ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट में आप देखें कि वो पूछते हैं कि व्हाट विल बी द हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर कैंपेन सेल्स ड्रॉप डाउन बिलो 1,000। ठीक है, इफ़ नो न्यू कैंपेन्स इज़ इंक्लूडेड। वो कहते हैं कि कितनी सेल्स रह जाएगी अगर आपने कोई भी न्यू कैंपेन स्टार्ट ना की, तो वो आपकी जो 10,000 की वो है वो कितना वो इस तरह से वो होगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे आपको सेल बता दी गई है। ठीक है, आपने वही फार्मूला जो आपको गिवन है ई और आपने लिखना है माइनस, यहाँ पे 0.8 था और यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ जो है वो ये हाउ मैनी मंथ्स, यानी आपने मंथ्स बताने हैं। वहाँ पे सेल्स का पूछा गया था कि सेल्स कितनी रह जाएगी 4 मंथ्स बाद, आपको नंबर ऑफ़ मंथ्स बता दिया था। ठीक है, एक्स बता दिया गया था और आपने सेल्स कैलकुलेट की थी एस इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में आप देखें कि आपको सेल्स बता दी गई है कि 4 मंथ कि वो कुछ अर्से बाद जो है वो 1,000 रह जाएगी, लेकिन आपने हाउ मैनी मंथ्स यानी आपने यहाँ पे एक्स फाइंड करना है। फर्स्ट आपको सेल कितनी बताई गई है कि 1,000 जब होगी तो वो कितने महीनों में जो है वो 1,000 पर सेल पहुँच जाएगी। अच्छा, ए है माइनस 0.8x। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपोनेंट फॉर्म जो है उसको अलग करेंगे और ये 50,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका e माइनस 0.8x। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका तो हमने वो ले लिया, इसका हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। ठीक है, इसका हम
नेचुरल लॉग ले लेते हैं, इससे करना आसान हो जाएगा। जब हम इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, यानी आपने नेचुरल लॉग लेके ब्रैकेट ओपन करके 1000 डिवाइडेड बाय 50,000 आप उसको करेंगे और उसमें उसका नेचुरल लॉग लेंगे तो योर आंसर विल बी -3.91। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जब आप उसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये जो आपका नेचुरल लॉग जो है आपका ई उससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -0.8x जो है वो रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, -3.91 डिवाइडेड बाय -0.8 और x जो है वो हम इस साइड पे रहने देंगे। अब जब आप इसका आंसर निकालेंगे, योर आंसर विल बी 5 मंथ्स के 5 मंथ्स बाद जो है आपकी सेल जो है वो कितनी रह जाएगी, सिर्फ 1000 रह जाएगी। ठीक है, ये हमने उसका सेकंड रिक्वायरमेंट भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है कि द परचेजिंग पावर P इन डॉलर्स ऑफ एन एनुअल अमाउंट ऑफ $1 आफ्टर T ईयर्स 55%। ठीक है, इन्फ्लेशन डिके यानी जो उसमें कमी आ रही है, डैट इज़ P, उसका फार्मूला जो आपको गिवन है डैट इज़ P, और P जो है वो आपका परचेजिंग पावर है, A जो है वो आपकी पेंशन है, E जो है आपकी ग्रोथ के हवाले से है वो माइनस में जा रही है क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है -0.05 T। अब T जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में जो गिवन है कि नहीं। वो फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, इट इज़ हाउ लॉन्ग विल इट बी आ पेंशन 60,000 ईयर्स हैज़ अ परचेजिंग पावर ऑफ 30,000। अच्छा, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वेश्चन लगाना है। सबसे पहले आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला है P और यहाँ पे जो आपके पास E और E है AE -0.05 T। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो परचेजिंग पावर जो परचेजिंग पावर है डैट इज़ 30,000 और जो आपके पास पेंशन है वो कितनी है, 60,000। आपके पास जो वो है वो कितनी है, 60,000। अच्छा, अब आपने सिंपली क्या करना है, सेम उसी पैटर्न पे आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपने इसको 30,000 को आप इधर ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है E -0.05 T, 30,000 डिवाइड बाय 60,000। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास E -0.05 T। इसी तरह हम इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे साथ में और फिर इसको इकट्ठा ही सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर, इट विल बी -0.69। ठीक है, और जो आपके पास इधर जो है वो सिंपल आपके पास 0.05, ये भी माइनस में है और T रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप 0.69 को डिवाइड कर देंगे 0.05 के साथ और T जो है वो आपका इतना, आपके पास T जो आएगा इट विल बी 13 ईयर्स, यानी 13 ईयर्स में जो है वो उसकी बिल्कुल जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी B जो रिक्वायरमेंट है, B रिक्वायरमेंट में क्या है, how much pension A would be needed so that the purchasing power 15,000 after 15 years। अब सिंपली हमने इसका B पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, B पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने सिंपली जो फार्मूला है, आपके पास फार्मूला ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, फार्मूला जो है आपके पास क्या है, P है और A है। ठीक है, और E है 0.05 T है और ये माइनस में है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आपके पास पेंशन जो होगी वो कितनी होगी, अगर आपके पास परचेजिंग पावर जो है वो 50,000 है, परचेजिंग पावर वाली जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, A अभी हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता A, और नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है E का जो है 0.05 के साथ अगर मैं इसको T जो है हमारे पास -0.05 और T जो है उसने हमें बता दिया 15 ईयर्स। ठीक है, आप इसको 0.05 को 15 से मल्टीप्लाई करके आप E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको एज इट इज़ उतारते हैं। E की आपके पास वैल्यू आ जाएगी A हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है, डैट इज़
472, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 50,000 डिवाइड बाय 0.472 और आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 105, यहाँ पे लिख देते हैं 105 और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 6 और 2, ठीक है। 105, 6, 8, 2 आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। ओके, देन आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आपने इसको ज़रा ठीक से समझना है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ी सी टेक्निकल इसमें हुआ है और कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन, ये भी आपका 392 पेज पे है और क्वेश्चन नंबर 29 है। If the population of a certain country was 1 lakh in 1998 and 110,517 in 2008, if the formula y equal to p naught EHT applied to a growth of a country's population, estimate the population of the country in 2023। अच्छा, आपके पास सबसे पहले तो देखें कि फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है, डैट इज़ p naught जो है y इक्वल टू p नॉट है और ये हमने लिख लेना है e और देन है आपके पास ht। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपके पास तकरीबन 1998 से लेकर 2008 तक का जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बताई गई है। उसकी बेस पे वो कह रहे हैं कि आपने प्रेडिक्ट करना है कि आपकी 2023 में पॉपुलेशन कितनी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो इनका सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, उनमें देखते हैं कि इनमें 1998 से लेकर 1998 से लेकर जो है वो 2008 तक पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था। बेसिकली हमने इसमें फ़ाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने एज फाइंड करना है, ठीक है। क्या फ़ाइंड करना है, बेसिकली हमने सबसे पहले इसमें एज फाइंड करना है। ये जब हम ये फाइंड कर लेंगे हमारे पास, देन हमें 2023 की प्रेडिक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जब हमने सबसे पहले हमने एज फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि हमने ग्रोथ रेट फाइंड करना है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हमने सबसे पहले फाइंड करना है। उसको फाइंड करने का फार्मूला ये है कि आप क्या करते हैं, पी नॉट इक्वल टू, आप इसका जो है वो फार्मूला लगाएंगे, डैट इज़ पी और इक्वल टू पी नॉट EHT। सबसे पहले तो हमने ये इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें, जो आपको पी नॉट है इसमें वो है आपका जिसमें 10,000 था, यानी जो अभी स्टार्टिंग था आपका 1998 वाला, ठीक है। पी नॉट क्या है आपका 1998 वाला, और उसमें पॉपुलेशन कितनी थी, वो पॉपुलेशन थी 1 लाख, ठीक है। पी कितना है इसमें 110,15 और ये किस में था 2008 में, और इसमें पॉपुलेशन कितनी थी, वो थी 1110, क्वेश्चन में गिवन है 517, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कि टी जो था यहाँ पे 0 था और यहाँ पे टी आके कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ़ मंथ्स आप कह लें या नंबर ऑफ़ ईयर्स कह लें, वो यहाँ पे 10 हो गया। देखें ना, 1998 से लेकर 2008 तक अगर आप इनको देखें कि नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने बनते हैं, डैट इज़ 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितना है 110,517। पी नॉट आपके पास जो है डैट इज़ 1 लाख 1998 वाला डेटा, ठीक है। ई और एच जो आपके पास आपको मालूम करना है, और यहाँ पे टी जो हमने फर्स्ट जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने गिने हैं वो कितने हैं काउंट किए हैं, डैट इज़ 10, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 110,517 को आपने कर देना है डिवाइड 1 लाख से, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ई और 10H, ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इस वाले का 110 आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल किसके है, E10H के, ठीक है। इसको 110 517 को डिवाइड किया 1 लाख पे, तो आपके पास आंसर आ गया 110।
ठीक है, और आपके पास 10h है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इनका नेचुरल लॉग ले लेना है, ठीक है। 1 जो आपका ये आंसर आया है ना, इसको डिवाइड करने के बाद 1.110, और इसका हम नेचुरल लॉग लेंगे E10h का, ठीक है। इसका जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं 110 का, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सॉरी ये 1111 था, डेट वॉज 1111, 110 नहीं था, 1111, ठीक है। नेचुरल लॉग जब हम 1111 का लेते हैं, यो आंसर विल बी 0.10, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ गया 10h, ठीक हो गया। 10h को जब हम करेंगे, अब हमने सिंपली क्या करना है, h को इक्वल साइड पे ले आएंगे, 0.1 को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, 10 के साथ। तो आपके पास जो h आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0. आपके पास ग्रोथ रेट आ जाएगा 0.01, ठीक है। अब हमने इनका ग्रोथ रेट यानी 1998 से लेकर 2008 तक का ग्रोथ रेट निकाल लिया कि 0.01 ग्रोथ रेट था, यानी 1998 में 1 लाख पॉपुलेशन थी, तो 0.01 ग्रोथ रेट से वो इंक्रीज़ होकर 110,517 हो गई। अब हमने प्रिडिक्ट करनी है 2023 की। हमारा फार्मूला हमें गिवन है, डैट इज़ P0 EHT, ठीक है। अब हमें टी भी पता है। अब आपने टी अब जो होगा वो आपने देखना है कौन सा, अब हमने फर्स्ट यानी ये तो हमें पता चल गया ना इनका ग्रोथ रेट, हमने ग्रोथ रेट निकाल के पॉपुलेशन का निकालना किससे, 2008 से लेकर 2023 तक का। इसमें हमारा नंबर ऑफ़ टी कितना हो जाएगा, इसको अगर आप नंबर ऑफ़ ईयर्स काउंट करते हैं, इट विल बी 15, ठीक है। एच हमारा 0.0 आगे, टी हमारा हो जाएगा 15। P0 की वैल्यू जो है हमें पता है वो क्या है, 90, इसमें वैल्यू जो थी 110,517 थी, 110,517, ठीक है। ई जो है हमारे पास अभी हमने फाइंड करना, एच जो है हमारे पास ग्रोथ रेट हमारा निकल आया, डैट इज़ 0.01। और इसी तरह से टी जो है, ये देखें ये वाला टी, ये हमारे पास इधर जो है हमारे पास 15 है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ई की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डैट विल 1.16, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 110,517 के साथ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो जब आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो निकलेगा 128,402.1, यानी आपकी 2023 में पॉपुलेशन जो हो जाएगी वो 12,08,402 हो जाएगी। ये इसका सलूशन। अच्छा, ये सारे लोगारिथमिक के क्वेश्चन से ग्रोथ और डिके के भी मैंने कराए। ये वाला इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया, ये वाला आपका जो था ग्रोथ और डिके का था, ठीक है। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था ये आपका इन्फ्लेशन का था। ये मैंने आपको पॉपुलेशन इंक्रीज़ के हवाले से क्वेश्चन करा दी कि किस तरह से इंक्रीज़ अगर फाइंड आउट करना हो तो वो आपने कैसे करना है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये ठीक से समझ आएंगे। बाकी इसके एंड में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूँगी, वो आपने सॉल्व करने होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।